अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि इस्मा और अल्पामिश को सादुद्दीन ने मरवा दिया था ताकि जहर के सबूत मिटाए जा सकें और बामसी अल्पामिश की लाश उठाकर कबीले में ले आया था। किरजा का कहना था कि यह आदमी बहादुर का सिपाही है, लेकिन यह बहादुर के साथ कबीले में नहीं आया था। इसके बाद अर्तुल बहादुर के सिपाहियों से पूछता है, क्या किरजा सही कह रहा है? एक सिपाही कहता है, हाँ ये सही कह रहा है, अल्पामिश हमारे साथ नहीं आया था, ये बाद में हमारे कबीले के साथ आने वाला था, हम नहीं जानते कि यह क्यों यहाँ आया है। बामसी कहता है, लाजमी बहादुर ने इस आदमी को अपने गंदे काम के लिए इस्तेमाल किया होगा। यह सुनकर अर्तुल फौरन वहां से चल पड़ता है और सीधा कैद खाने वाले खेमे में पहुंचकर सिपाहियों को बाहर भेज देता है। फिर वो बहादुर को कहता है, मुझे अल्पामिश के बारे में बताओ। बहादुर गुस्से में कहता है, क्या बताऊं उसके बारे में? यह सुनकर अर्तुल उसे मारने लगता है। फिर अर्तुल कहता है, अल्पामिश छुपकर कबीले के बाहर इस्मा से मिला था और उसने इस्मा को कत्ल कर दिया है। बहादुर कहता है, तो वो इस्मा थी जिसने उनको जहर दिया था। अर्तुल कहता है, अगर इस्मा गद्दार है तो तुम्हारा सिपाही अल्पामिश भी गद्दार है बहादुर। तुमने अल्पामिश को हुक्म दिया कि वो इस्मा के जरिए उनको जहर दे। बहादुर कहता है, मैं तुम्हारे खाली अल्फाज से तंग आ चुका हूँ अर्तुल। वो कुत्ता अल्पामिश बाद में मेरे कबीले के साथ आने वाला था, मैं नहीं जानता कि वो यहाँ क्यों आया है। अर्तुल कहता है, यह सब तुमने करवाया है। बहादुर कहता है, यह सच नहीं है, मुझे नहीं पता कि अल्पामिश किसका कुत्ता था, लेकिन अगर तुम मेरा खात्मा करना चाहते हो तो अभी कर दो अर्तुल। अर्तुल उसे दोबारा मारने लगता है। बहादुर बार बार यही कह रहा था कि यह मैंने नहीं करवाया। इतने में कबीले का ढोल बजता है। आरिस अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया था। बामसी अंदर जाकर अर्तुल को बताता है कि गवर्नर आरिस आया है। अर्तुल सिपाहियों को अंदर बुलाकर कहता है, इसे अच्छी तरह से बांध दो, मैं वापस आकर इसे खत्म कर दूंगा। यह कहकर अर्तुल बाहर निकल जाता है और सिपाही बहादुर को बांधने लगते हैं। बाहर आकर वो आरिस के सामने पहुंच जाता है। आरिस कहता है, मैंने सुना है जो हुआ है, मैंने सोचा शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। अर्तुल कहता है, तो तुम्हें पता चल गया कि क्या हुआ है, तुम्हारे कान काफ़ी तेज़ हैं। आरिस कहता है, यहाँ से लेकर हंगली बाजार तक सबको पता है कि क्या हुआ है अर्तुल साहब, मुझे अफसोस है। अर्तुल कहता है, वो अभी जिंदा हैं। फिर आरिस कहता है, यह कौन घटिया इंसान इस तरह का जहर इस्तेमाल कर सकता है जो इंसान को बहुत आहिस्ता आहिस्ता मारता है? अर्तुल कहता है, यह वही आदमी है जो चाहता था कि यह मरने से पहले तकलीफ से गुजरें। फिर अर्तुल उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर अर्तुल कहता है, तुमने कहा है कि यहाँ मेरी मदद करने आए हो, मैं कैसे तुम पर एतबार कर लूँ? आरिस कहता है, मैं उस हकम आला की मदद करने आया हूँ जिसने मेरे साथ मिलकर चलने की पेशकश की थी। सादुद्दीन की हुक्मरानी यहाँ खत्म हो गई है, अब मैं आपके साथ मिलकर अमन और तिजारत के मामला चलाना चाहता हूँ। अर्तुल कहता है, तुर्गत और असलहान के बारे में आप क्या मदद कर सकते हो? आरिस कहता है, ये मैं नहीं जानता कि जहर किसने दिया है, लेकिन मैं आपको अहम मालूमात दे सकता हूँ। इस तरह का जहर निकाया से आने वाला एक पादरी तैयार करता है जिससे इंसान की मौत बहुत आहिस्ता और तकलीफ देह होती है। मैंने सुना है कि वो जहन्नम वादी के किसी गार में रहता है। अगर आपने उसे ढूंढ लिया तो आप असलहान और तुर्गत की जान बचाने के काबिल हो जाएंगे। मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है अर्तुल साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कमांडर कोस्तास को यहीं छोड़ जाऊं ताकि इस मामले के बारे में मुझे पता चल सके। अर्तुल कहता है, शुक्रिया गवर्नर आरिस। फिर आरिस वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गोख्तू जाकर सादुद्दीन को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। सादुद्दीन कहता है, बहुत अच्छे, अब उस जहर तैयार करने वाले आदमी के पास जाकर उसे भी ख़त्म कर दो, हम कोई भी सबूत बाकी नहीं छोड़ना चाहते। इसके बाद वो तुर्गत और असलहान के लिए जहर खत्म करने वाली दवा नहीं हासिल कर सकेंगे, पहले वो दोनों मरेंगे और फिर बहादुर। दूसरी तरफ तुर्गत और असलहान की हालत मजीद बिगड़ती जा रही थी और वो दोनों सांस नहीं ले पा रहे थे। इतने में हकीम अर्तुल कहता है, हम इन्हें खोने वाले हैं। यह कहकर वो मरकजी खेमे में अर्तुल के पास आ जाता है और बताता है कि हम तुर्गत और असलहान को खोने वाले हैं। अर्तुल कहता है, आरिस आया था, उसने मुझे बताया है कि वो उस आदमी को जानता है जिसने यह जहर बनाया है और उसने मुझे उसके ठिकाने के बारे में भी बताया है। हकीम अर्तुल कहता है, मैं नहीं जानता कि आरिस क्या सोच रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ये दोनों मौत के किनारे पर हैं। अर्तुल कहता है, तो फिर मुझे फौरन रवाना होना चाहिए। हकीम अर्तुल कहता है, मुझे भी अपने साथ आने दें सरदार, मैं यहाँ रहकर इन दोनों की मजीद कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आरिस सही कह रहा है तो वहाँ जाकर मेरे इल्म में इजाफा होगा। अर्तुल कहता है, ठीक है, आप भी आ जाएं। फिर वो रवाना हो जाते हैं।
इसी दौरान सादुद्दीन का आदमी गोकतू जहर तैयार करने वाले आदमी के गार में पहुंच चुका था। वो आदमी उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो? गोकतू कहता है, आपका जहर बहुत असर वाला था, मेरा मालिक जहर की एक और बोतल लेना चाहता है। आदमी कहता है, इंतजार करो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला भी उस वादी में पहुंच चुका था। एक जगह बामसी कुछ निशान देख लेता है और कहता है, ये निशान ताज़े हैं सरदार, लाजमी हमसे पहले कोई यहाँ आया था। अर्तुगरुल कहता है, चलो जल्दी उस गार को तलाश करो। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। गार के अंदर वो आदमी एक सांप निकाल लेता है। गोकतू पूछता है, तो उस जहर की दवा तैयार करने के लिए भी आप इसी जहर का इस्तेमाल करते हो? वो आदमी कहता है, जी हाँ। गोकतू कहता है, तो फिर वो दवा कोई नहीं तैयार कर सकेगा। इस तरह गोकतू सांप को मारने के बाद उस आदमी को भी मार देता है और फिर वहां से चला जाता है। बाहर अर्तुगरुल और उसके सिपाही भी गार के करीब पहुंच चुके थे और फिर वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। गोकतू वहां से जा चुका था। उस आदमी की लाश देखकर अर्तुगरुल कहता है, उन्होंने सबूत मिटाने के लिए इस आदमी को भी मार दिया है। बामसी कहता है, अब हम वो जहर की दवा कैसे हासिल करेंगे सरदार? इतने में हकीम अर्तुग मरा हुआ सांप देख लेता है और कहता है, जिस किसी ने इस आदमी को कत्ल किया है उसने बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ इस सांप को मारा है। अर्तुगरुल कहता है, इसका मतलब है कि तुर्गत और असलहान को इसी सांप का जहर दिया गया है। वो इसे मारकर जहर की दवा तैयार होने से रोकना चाहते थे। हकीम अर्तुग कहता है, इसमें कुछ जहर बाकी होगा, हम दवा तैयार कर सकते हैं। बामसी एक कप लाओ। बामसी कप ले आता है। हकीम अर्तुग उसमें से कुछ जहर निकाल लेता है। फिर वो उसमें एक दूसरी दवा शामिल करने के बाद कहता है, ये वही जहर है सरदार, अब मैं दवा तैयार कर सकता हूँ। ये सुनकर सब होश हो जाते हैं। दूसरी तरफ असलहान और तुर्गत सख्त तकलीफ में थे और तड़प रहे थे। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग दवा तैयार कर लेता है और कहता है, आप ये फौरन ले जाएं सरदार और उन दोनों को पिला दें, ये फौरी असर करेगी। मैं यहाँ से कुछ काम की चीज़ें लेकर आ जाऊँगा। अर्तुगरुल और बामसी दवा लेकर वहाँ से चले जाते हैं और गुनकुत को हकीम अर्तुग के पास छोड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद हकीम अर्तुग एक जड़ी बूटी उठाकर सूंघता है तो उसके जहन में वो मंजर आ जाता है जब हनली बाजार में सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दिया गया था। इसके बाद वो फौरन वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ असलहान की तबीयत सख्त खराब हो जाती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। आयमा खातून और बाकी साहब समझते हैं कि वो मर चुकी है। आयमा खातून रोने लगती हैं। अलीमा उनको पकड़कर बाहर ले जाती है। इतने में असलहान दोबारा आंखें खोल देती है। इसी दौरान अर्तुगरुल और बामसी दवा लेकर तेजी से कबीले की तरफ रवाना थे। दूसरी तरफ काई कबीले में तीतन गुंदज को अगवा करने के चक्कर में था। फिर वो हिफाजती इक़दामात देखकर कहता है, दिन को ये काम करना मुश्किल है, अब ये रात को ही करना होगा। इतने में गुंदज उसे देखकर उसके पास आ जाता है और कहता है, क्या आप उड़ने वाले घोड़े को ढूंढ रहे हो? तीतन कहता है, वो घोड़ा जल्द आने वाला है, लेकिन वो सिर्फ रात के वक्त आता है। जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। गुंदज कहता है, ठीक है। फिर गुंदज को कबीले की औरत वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ गोकतू सादुद्दीन को बताता है कि वो जहर तैयार करने वाला आदमी और सांप दोनों मर चुके हैं। अब तुर्गत और असलहान को बचाना नामुमकिन हो गया है। सादुद्दीन कहता है, अफसोस असलहान, अगर तुमने अकल से काम लिया होता तो आज तुम एक बहुत बावकार सल्जूक औरत होती। अलविदा असलहान। फिर सादुद्दीन गोकतू को कहता है, अब हमारा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है, कोनिया में बहुत ज़रूरी काम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर वो खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और बामसी वापस कबीले में पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर आरिस के कमांडर को उस्ताद को बताता है कि आरिस सही कह रहा था, मैं जहर की दवा ले आया हूँ। यह कहकर अर्तुगरुल आगे बढ़ जाता है और जाते जाते कहता है, आरिस को कहना कि मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर अर्तुगरुल अंदर पहुंच जाता है और दवा वाली शीशी खोलकर असलहान को पिलाने लगता है। इसके बाद वह 2 चम्मच तुर्गत को भी पिलाता है। बामसी कहता है, यह दवा कितनी पुरअसर होगी सरदार, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? अर्तुगरुल कहता है, अब ये अल्लाह के हाथ में है बामसी, अल्लाह को जो बेहतर लगेगा वो कर देगा, लेकिन हमारे ऊपर अब एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमने इंतकाम लेना है जिन्होंने इनके साथ ये किया है। फिर अर्तुगरुल शामसा को आवाज़ देकर कहता है, बहादुर को पकड़कर मरकजी खेमे में लाओ। अंदर हाइमा खातून और बाकी औरतें तुर्गत और असलहान के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थीं। इतने में असलहान आंखें खोल देती है। सब खुश हो जाती हैं। अलीमा उससे पूछती है, अभी आप कैसी हो? असलहान कहती है, मैं बेहतर हूँ। तुर्गत अभी तक बेहोशी की हालत में था। दूसरी तरफ सादुद्दीन एक जगह पहुंचता है जहां सुल्तान का काफिला रुका हुआ था।
گوکتو سے بتاتا ہے کہ سلطان یہاں سے جانے سے پہلے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر سعد الدین باہر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگتا ہے۔ کارا جیسر میں کمانڈر کوستاس واپس پہنچ کر آرس کو بتاتا ہے کہ ارطغرل کو زہر کی دوا مل گئی ہے۔ یہ سن کر آرس ہنسنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، خدا کا شکر ہے، ارطغرل جیسا شخص یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ اب وہ 2 جانوں کے لیے ہمارا مقروض ہو گیا ہے۔ کوستاس پوچھتا ہے، اب ہم کیا کریں گے حضور؟ آرس کہتا ہے، ہم نے ارطغرل کا اعتماد جیت لیا ہے کوستاس، ہم اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم ارطغرل سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ ہمیں دے دے گا، وہ بالکل بھی انکار نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے میں ہم اسے کنارے لگا دیں گے۔ آج ہم نے 2 جانیں بچائی ہیں، کل ہم اسے ارطغرل اور باقی ترکوں کو ذبح کر دیں گے۔ دوسری طرف سلطان کا آدمی سعد الدین کو کہتا ہے، سلطان آپ کا انتظار کر رہے ہیں امیر حضرت۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔